हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ लिंग जू और बाकी सभी लोग होली सिटी की बैटल अरीना को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पागल साइंटिस्ट की लेबोरेटरी में पहुंच चुके थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ तजू यांजियन क्लैन की गुफा में पहुंच चुके थे, जहां पे उन्होंने सारे स्टार क्रिस्टल्स को लेते हुए पूरे के पूरे यांजियन क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो सभी लोग जिन्हें यांजियन क्लैन ने जबरदस्ती अपना बंदी बना रखा था, उन्हें भी तजू ने वहाँ पे आजाद करवाते हुए यांजियन क्लैन के लीडर और उसके लोगों के ऊपर हमला करवा दिया था, जहाँ उन सभी लोगों ने मिलकर यांजियन क्लैन के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यांजियन क्लैन के लीडर को ही देखते हैं, जो कि उन लोगों से अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी के साथ होली सिटी की टॉर्चर चैम्बर की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इवन वो वहाँ पे रास्ते में काफी बार तुलड़ खड़ाते हुए गिर भी गया था, लेकिन वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर भागते हुए कहने लगा था, ये सब ज़ुयांग की वजह से हो रहा है। अगर उसने इन मजदूरों को आजाद ही ना करवाया होता तो इनके अंदर ये बगावत कभी भी पैदा नहीं होती। कल तक जो लोग मेरे तलवे चाटते थे, आज वही लोग मेरी जान लेने पे तुले हुए हैं। अब तो इन लोगों से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, और वो है मिलिट्री एडवाइजर। ये कहते कहते यांजियन वहाँ पे भागते हुए टॉर्चर चैम्बर के बाहर पहुंच चुका था, जहाँ पे पहुंचकर जैसे यांजियन वहाँ पे चैन की सांस लेता है, तो अचानक से उसे वहाँ पे अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी कि उन्हें सुनकर बेचारे यांजियन की अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। तभी उसे वहाँ पे अपने कानों में एक और आवाज सुनाई देती है, जो कि उसी कल्टीवेटर की थी, जिसे मिलिट्री एडवाइजर वहाँ पे टॉर्चर कर रहा था। और मिलिट्री एडवाइजर उसे वहाँ पे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था कि वो कल्टीवेटर बेचारा वहाँ पे रहम की भीख मांगते हुए मिलिट्री एडवाइजर से कहने लगा था, प्लीज मुझे माफ कर दो और जितना जल्दी हो सके मुझे मार दो, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, प्लीज मुझे मार दो, प्लीज प्लीज मेरी जान ले लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अब उस कल्टीवेटर के ऐसा कहती हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद तो वहाँ पे उस कल्टीवेटर की आवाज आना बंद हो गई थी। यानी कि मिलिट्री एडवाइजर ने वहाँ पे उसके ऊपर रहम दिखाते हुए उसे खत्म कर दिया था। जो सब देखा तो बेचारा यांजियन वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुका था कि वो चुपचाप वापस पलटते हुए वहाँ से जाने लगा था। पर मिलिट्री एडवाइजर, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे यांजियन का ऑरा महसूस कर चुका था, वो अचानक से ही वहाँ पे अपने सीक्रेट चैम्बर का रूम ओपन कर देता है, जो देखकर तो यांजियन की बची कुछ हिम्मत भी वहाँ पे जवाब दे जाती है। जबकि हमें टॉर्चर चैम्बर के अंदर उस कल्टीवेटर की लाश भी देखने को मिलती है, जिसकी हालत वहाँ पे वाकई बहुत ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। वहीं मिलिट्री एडवाइजर भी अपने हाथों के ऊपर लगे हुए खून को साफ कर रहा था, जिसके बाद वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए यांजियन से कहता है, यांजियन क्लैन के मास्टर, आज आप इस तरफ कैसे आ गए? आप जैसे खास मेहमान तो बहुत ही कम यहाँ पे आते हैं। मिलिट्री एडवाइजर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा यांजियन वहाँ पे और भी ज्यादा डर गया था, और जैसे ही वो पलटकर वहाँ पे मिलिट्री एडवाइजर की तरफ देखता है तो डर के मारे उसकी पूरी की पूरी बॉडी वहाँ पे कांपने लगी थी। पर वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि मिलिट्री एडवाइजर के अलावा और कोई भी उसकी जान नहीं बचा सकता, इसलिए वो जल्दी से मिलिट्री एडवाइजर के सामने अपने घुटनों पे आकर वहाँ पे उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था, मिलिट्री एडवाइजर प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, लोग मेरे खून के प्यासे हो चुके हैं और चारों तरफ मुझे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। जिसपे मिलिट्री एडवाइजर भी वहाँ पे अजीब सा फेस बनाते हुए यांजियन से कहता है, सेक लीडर, आखिर आप इतने ज्यादा डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, और आपको भला मेरी जरूरत की मदद कैसे पड़ गई? आप तो बहुत ही ज्यादा महान हुआ करते थे और हमेशा मेरे हर फैसले के खिलाफ जाते थे, आज आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज आपको यहाँ पे इस तरह से आकर मेरी मदद मांगनी पड़ रही है? हालांकि मिलिट्री एडवाइजर ये सब कुछ पहले से जानता था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे यांजियन के सामने कुछ ना पता होने का दिखावा कर रहा था। वहीं यांजियन भी मिलिट्री एडवाइजर को जवाब देते हुए बताता है, जुआन युआन के वो हमारे हाथों से जा चुकी है, उसे ज़ुयांग ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे यांजियन क्लैन के सभी डिसेबल्स भी मारे जा चुके हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। और आपको तो पता ही है वो स्टार क्रिस्टल्स सिटी लॉर्ड के लिए कितने ज्यादा जरूरी थे, हम उन स्टार क्रिस्टल्स की माइनिंग भी सिटी लॉर्ड के लिए ही करवाते थे। अब जब वो गुफा ही नहीं रही तो हम भला सिटी लॉर्ड को वो स्टार क्रिस्टल्स कहाँ से देंगे? और ये कहकर यांजियन वहाँ पे मिलिट्री एडवाइजर के सामने अपना साथ झुकाते हुए कहता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ, अब आपको हमारे यांजियन क्लैन के लिए कुछ करना होगा। मिलिट्री एडवाइजर प्लीज हमें हमारी स्टार गुफा वापस दिलवा दीजिए, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वही मिलिट्री एडवाइजर, जो कि मास्टर यांजियन की सारी बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था, वो अचानक से वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है, वो तो स्टार क्रिस्टल वाली गुफा तुम्हारे हाथों से जा चुकी है, तो इसका मतलब है कि अब तुम भी हमारे लिए बेकार हो चुके हो, यानी कि अब तुम्हें भी खत्म कर देना चाहिए। अब मिलिट्री एडवाइजर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि बेचारा यांजियन वहाँ पे और भी ज्यादा डर गया था, वो जल्दी से वहाँ पे बुखलाते हुए ना में अपना सर हिलाने लगा था। वो वहाँ पे चिल्लाते हुए मिलिट्री एडवाइजर से कहता, नहीं नहीं, किसने कहा कि मैं बेकार हो गया हूँ, मेरे पास अभी भी काफी सारा मटेरियल बाकी है जिसे मैं आपको और आपकी सिटी लॉर्ड को देने के लिए रेडी हूँ। और ये कहकर यांजियन ने जल्दी से वहाँ पे अपने पास से कुछ बोतल्स को बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर वो स्टार क्रिस्टल्स मौजूद थे। उन्हें वो वहाँ पे बाहर निकाल कर दोबारा मिलिट्री एडवाइजर के सामने अपना साथ झुकाते हुए कहने लगा था, देखा, मैं अभी तक बेकार नहीं हुआ, मैं अभी भी आपके और सिटी लॉर्ड के काफी ज्यादा काम आ सकता हूँ, आप बस मुझे एक मौका तो दीजिए, मेरे पास जो कुछ भी बचा है वो सब कुछ मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे सारी बोतल से रिश्वत के तौर पर मिलिट्री एडवाइजर को देते हुए उससे कहता है, एक बार अगर आप ज़ुयांग को खत्म कर देते हैं तो हमें हमारी स्टार क्रिस्टल वाली गुफा भी वापस मिल जाएगी, उसके बाद मैं उस गुफा के अंदर से सिटी
लॉर्ड की तरह आधा हिस्सा आपको भी दिया करूंगा। लेकिन अभी वो वहाँ पे इसी तरह से अपनी बातों में मिलिट्री एडवाइजर को फंसाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे कुछ जंजीरें उड़ते हुए आती हैं, जिन्होंने वहाँ पे जल्दी से यंग जियान को अपने अंदर जकड़ लिया था और जबरदस्ती उसे लेकर वहाँ से जाने लगी थी। जो देखकर तो बेचारा यंग जियान डर के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था, जो देखकर मिलिट्री एडवाइजर वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उसे वहीं पे रोक देता है और उससे कहता है कि इसका मतलब है कि तुम अभी तक भी पूरी तरह से मेरे लिए वफादार नहीं बन पाए, तुम अभी भी आधा हिस्सा किसी और को देना चाहते हो, और अगर तुम्हारे पास 2 ही हिस्से थे तो अब तक तुम बाकी का हिस्सा मुझे क्यों नहीं दे रहे थे। इसका तो मतलब है कि तुम मुझे धोखा देते हुए आ रहे थे। जिसमें मिलिट्री एडवाइजर ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा हिस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस जू यंग ने वहाँ पे आकर सब कुछ तबाह कर दिया। अगर आप सजा देना ही चाहते हैं तो जू यंग को दीजिए, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए, उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सारा का सारा हिस्सा आपको ही दूंगा। बल्कि अगर आप चाहें तो आप हमारे यंग जियान क्लैन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में भी ले सकते हैं। जिस पे मिलिट्री एडवाइजर वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि वो सब बाद में देखेंगे, फिलहाल तो तुम उस जू यंग को ढूंढने में मेरी मदद करो ना। और ये कहकर मिलिट्री एडवाइजर ने वहाँ पे अपने सीक्रेट चैम्बर का रूम भी बंद कर दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें होली सिटी की आई कैचिंग बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरे होली सिटी में क्लब की तरह काम करता था और होली सिटी के अंदर दूर दूर से लोग वहाँ पे मजे करने के लिए आया करते थे। वहीं बिल्डिंग के बाहर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लड़कियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डांस कर रही थी और उनका ये कमाल का डांस देखकर तो लोग वहाँ पे खुद ब खुद ही उनकी तरफ खींचे चले जा रहे थे और उन्हें वहाँ पे फायरी फायरी कहते हुए मुंह से लार टपकाने लगे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि एसएस तजू भी वहाँ पे निंगयू और बर्नी क्रो के साथ आ पहुंचते हैं, जहाँ आते साथ ही निंगयू वहाँ पे एसएस तजू को बताती है कि यंग जियान क्लैन के लोग कह रहे थे कि उनका सेक्ट लीडर यहाँ पे कभी कभी मजे करने के लिए आया करता था। अगर वाकई ये बात सच है तो हो सकता है वो अपनी जान बचाते हुए यहीं पे आकर छुपा हो। जिसपे बर्नी क्रो वहाँ पे निंगयू से कहता है कि मैंने तो सुना है कि यहाँ पे काफी सारी न्यूज भी एक्सचेंज होती है, तो मुझे तो लगता है कि बॉस यहाँ पे एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में ही कोई खबर जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब उन्हें भला यंग जियान से क्या ही मतलब होगा, बॉस तो उसका सब कुछ पहले से ही तबाह कर चुके हैं। अब वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से अंदाजे लगा ही रहे थे कि एसएस तजू आखिर वहाँ पे क्यों आए हैं। तभी एसएस तजू वहाँ पे उन दोनों को ही चुप करवाते हुए कहते हैं, मैं तो बस यहाँ पे अच्छी चाय की तलाश में आया हूँ। और ये कहकर एसएस तजू वहाँ पे उन दोनों को लेकर सीधा उस बिल्डिंग के अंदर ही पहुंच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर काफी ज्यादा रश दिखाई दे रहा था। और तभी अचानक से एक लड़की वहाँ पे एसएस तजू के पास आकर उन्हें वहाँ पे वाइन पेश करते हुए कहती है कि जितनी यहाँ की हमारी वाइन मशहूर है उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की खूबसूरती मशहूर है। अगर आप उस खूबसूरती का मजा लेना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वाइन को पी लीजिए, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे एसएस तजू के क्लोज जाते हुए उनसे कहती है कि आपको मेरी जैसी ब्यूटी पसंद है। अब इससे आगे बेचारी वो लड़की वहाँ पे कुछ भी कह पाती, उससे पहले हम देखते हैं कि निंगयू वहाँ पे एक ही झटके के साथ उसके हाथों से वहाँ पे वाइन का गिलास छीनते हुए उसे वहाँ पे पूरा का पूरा खाली कर देती है, जिसे पीने के बाद वो वहाँ पे उस गिलास को तोड़ते हुए गुस्से से वहाँ पे उस लड़की से कहती है, ये वाइन उतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है जितनी कि तुम यहाँ पे इसकी तारीफें कर रही हो। हम देखते हैं कि निंगयू की इतनी ज्यादा गुस्से वाली बातों से भी उस लड़की को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा वहाँ पे स्माइल करते हुए निंगयू से कहती है, यहाँ भी हमारी बिल्डिंग में आप जैसे भी काफी सारे मेहमान आते हैं जो कि हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, पर जब वो लोग यहाँ से जाते हैं तो बहुत ही खुश होकर वापस जाते हैं। तो आप भी चिंता मत कीजिए, आप लोग भी जब यहाँ से जाओगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होगे। इसी बीच हम देखते हैं कि एसएस तजू की नजर वहाँ पे उस बिल्डिंग की छत के ऊपर पड़ती है जहाँ पे यंग जियान टंगा हुआ था, जिसे देखकर एसएस तजू वहाँ पे गोल्ड टून में कहता है, ओ तो ये यहाँ पे मौजूद है। अब एसएस तजू कैसा कहती हम देखते हैं कि निंगयू और बर्नी क्रो के साथ साथ उस लड़की का ध्यान भी उसी तरफ चला गया था, जो देखकर वहाँ पे एसएस तजू को छोड़कर बाकी सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि बर्नी क्रो वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, ये तो छत से चिपकर ऐसे सो रहा है जैसे कोई लालटेन छत से चिपका होता है। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे उस लड़की से कहता है, आखिर ये तुम्हारी कैसी अजीब सी बिल्डिंग है, यहाँ पे तुम लोगों ने लालटेन की बजाय जिंदा लोगों को लालटेन की तरह अपनी छत के साथ चिपका रखा है। वहीं अब वहाँ पे एसएस तजू और उनके डिसेबल्स की तरह बाकी सभी लोगों का ध्यान भी अब वहाँ पे यंग जियान की तरफ चला गया था, जो देखकर यंग जियान को वहाँ पे अपनी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस होने लगी थी। और वो चिल्लाते हुए वहाँ पे अपने मन में ही कहता है, जब तक मेरे पास पावर थी ये सभी लोग मेरी इतनी ज्यादा इज्जत किया करते थे, और अब जब मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ तो इन लोगों ने तो मुझे एक इंसान समझना ही बंद कर दिया है। मिलिट्री एडवाइजर लिंगहू, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं भी अपनी तरह जू यंग के हाथों से तुम्हारा सब कुछ तबाह करवा दूंगा। और ये कहकर यंग जियान ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी बची कुची हुई पावर का इस्तेमाल करते हुए एसएस तजू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, लेकिन उसका वो अटैक वहाँ पे एसएस तजू को लग पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि एसएस तजू का डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे एक्टिवेट हो गया था, जिसके साथ टकराते ही बेचारे यंग जियान का वो सो कॉल्ड पावरफुल अटैक एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर एसएस तजू भी वहाँ पे अपनी आंखों के इशारे से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को रिलीज कर देते हैं और यंग जियान की तरफ देखते हुए अपनी आंखों को एक झटका देते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि यंग जियान वहाँ पे छत से होता हुआ सीधा वहाँ पे एसएस तजू के कदमों में आ गिरा था, और इस तरह नीचे गिरने की वजह से तो हम देखते हैं कि अब उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हम लोग इसे पूरी होली सिटी के अंदर ढूंढ रहे हैं और देखो तो सही ये कहाँ पे छुपा हुआ था। सॉरी, छुपा हुआ नहीं था,
बल्कि लटका हुआ था। बने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं नहीं, ये खुद से यहाँ पे नहीं लटक रहा था, इसे किसी और ने यहाँ पे लटका रखा था और जिस किसी ने भी इसे यहाँ पे लटका रखा था ये सब भी उस पर्सन ने हमारे बारे में जानने के लिए किया था। अब एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बने करो के साथ साथ निंगयू को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और वो दोनों ही वहाँ पे हैरान होकर एंसेस्टर से पूछते हैं लेकिन ऐसा करने वाला है कौन, क्योंकि होली सिटी के अंदर तो अभी तक हमें कोई भी नहीं जानता। जबकि यंजियान तो अभी तक भी वहाँ पे एंसेस्टर के कदमों में गिरा हुआ था। वो अपने मन ही मन में एक प्लान बनाते हुए कहता है जू यंग भले ही एक अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि इसने मेरा सब कुछ तबाह करके रख दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से मैं जू यंग को यहाँ पे मिलिट्री एडवाइजर के खिलाफ कर देता हूँ तो मिलिट्री एडवाइजर का भी सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि जू यंग को रोक पाना तो सिटी लॉर्ड के बस की भी बात नहीं है। तो मिलिट्री एडवाइजर तो भला इसका क्या ही मुकाबला कर पाएगा। और ये कहकर यंजियान अचानक से वहाँ पे नाटक करते हुए एंसेस्टर से कहता है शुक्रिया सीनियर यहाँ पे मेरी जान बचाने के लिए। जब से सिटी लॉर्ड और उसके लोगों को पता चला है कि स्टार क्रिस्टल वाली केव मेरे हाथों से जा चुकी है तो पूरी होली सिटी के लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन मैं वैसी स्टार केव दोबारा बना सकता हूँ और अगर आप उन सभी से मेरी जान बचा लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसके बाद मैं पूरी की पूरी स्टार केव आपके नाम करवा दूंगा और सिर्फ यही नहीं पूरा का पूरा यंजियान क्लैन भी आपके हवाले कर दूंगा। आपको लग रहा होगा कि यंजियान क्लैन के पास अब भला बचा ही क्या है जो वो मुझे कुछ देगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यंजियान क्लैन के काफी सारे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में अभी तक खुद सिटी लॉर्ड भी नहीं जानता, और अगर आप उन लोगों से मुझे बचा लेते हैं तो मैं आपको हमारे यंजियान क्लैन के सारे सीक्रेट्स भी बता दूंगा। लेकिन इससे आगे यंजियान वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि एंसेस्टर ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यंजियान की पूरी बॉडी को ही वहाँ पे एक्सप्लोड कर दिया था, और जैसे ही उसकी बॉडी वहाँ पे एक्सप्लोड होती है तो उसके खून के छींटे वहाँ पे चारों तरफ फैल जाते हैं, जो देखकर तो वहाँ पे पास में खड़ी हुई वो लड़की भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन अचानक से वो वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है कितना ज्यादा गंदा खून था इसका जो मरने के बाद भी इतनी ज्यादा स्मेल दे रहा है। जबकि निंगयू वहाँ पे सोचते हुए खुद से ही कहती है आखिर इस पर्सन के पीछे कौन होगा, अगर उसने जानबूझकर इसे यहाँ पे टांग रखा था तो वो एक तरह से हम लोगों को धमकी दे रहा था। मेरे ख्याल से तो वो खुलेआम हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो इंसान जो कोई भी है जरूर से काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और ये क्या करेंगी वहाँ पे एंसेस्टर से कहती है एंसेस्टर अब हम क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे उस पर्सन के बारे में पता लगाएं। लेकिन एंसेस्टर उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें उस बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही वो पर्सन इस काबिल है कि हम लोग उसके बारे में चिंता करें। जबकि वो लड़की वहाँ पे अपनी सर्वेंट को बुलाते हुए कहती है जल्दी से यहाँ पे आओ, किसी ने एक बार फिर से हमारे फ्लोर को गंदा कर दिया है। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे बहुत ही चालाकी से रफू चक्कर होने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि एंसेस्टर ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे उठाकर दोबारा वहाँ पे अपने पास ले आए थे। और जैसे ही वो लड़की वहाँ पे एंसेस्टर के सामने आती है तो एंसेस्टर वहाँ पे कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि यहाँ पे चाय कहाँ से मिलेगी, जिसपे वो लड़की भी हैरान होकर वहाँ पे एंसेस्टर से सवाल करते हुए पूछती है क्या वाकई आप लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं? आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग चाय पीने के लिए गलत जगह पे आ गए हो? यहाँ पे तो आज तक कोई भी चाय पीने के लिए नहीं आया और चाय के अलावा यहाँ पे बाकी सब कुछ होता है। जिसपे निंगयू वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहती है तो फिर तुम्हारे उस पोस्टर का क्या जो तुमने अपनी बिल्डिंग के बाहर लगा रखा है, और पहले तो ये बताओ कि आखिर ये बिल्डिंग है किसकी। जिसपे वो लड़की भी वहाँ पे हड़बड़ाकर जल्दी से जवाब देते हुए निंगयू को बताती है मैं इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जिसपे निंगयू गुस्से से वहाँ पे उसका फेस पकड़ते हुए उससे कहती है अगली बार मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा एक और झूठ तुम्हारी जान भी ले सकता है। तुम तो यहाँ के लिटिल मैनेजर हो ना, तो तुम्हें तो यहाँ पे सब के बारे में जरूर से पता होना चाहिए था। अब चुपचाप अपना मुंह खोलो। वही निंगयू अभी वहाँ पे ये सब उससे कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर के ऊपर बना हुआ एक छोटा सा कमरा रोशनी से ग्लो करने लगा था, और उसी कमरे से वहाँ पे एंसेस्टर को आवाज आती है जो कि एक लेडी की थी। वो लेडी वहाँ पे एंसेस्टर को मुखातिब करते हुए कहती है एंसेस्टर यंग मुझे माफ कीजिएगा जो मैं खुद यहाँ पे आकर आपका स्वागत नहीं कर सकी। वही ये आवाज सुनकर तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे, क्योंकि ये आवाज जिस किसी की भी थी उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो एंसेस्टर को बहुत ही अच्छी तरह से जानती है। खैर उसके बाद सीन चेंज होकर हमें उसी पागल साइंटिस्ट की लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस चू और बाकी सभी गौरव महसूस करके वो वहाँ पे चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है आखिर कौन हो तुम सभी लोग और तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसे हुई। लेकिन ये कहकर जैसे वो पागल साइंटिस्ट वहाँ पे उन सभी के ओरा को महसूस करता है तो उसके मुंह में तो वहाँ पे पानी आ गया था, और वो वहाँ पे उनके ओरा को सूंघते हुए कहता है तुम सभी की बॉडीज तो मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये कहकर वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उन सभी से कहता है काश तुम सभी लोग यहाँ पे थोड़ी देर पहले आ गए होते तो मेरे डूम्सडे वॉरियर के अंदर तुम्हारी बॉडीज के भी पार्ट्स होते, जो कि तुम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मती की बात होती। पर कोई बात नहीं, अब जब तुम सभी लोग खुद यहाँ पे चलकर आ ही गए हो तो मैं ये काम तुम सभी के लिए अभी यहाँ पे आसान कर देता हूँ, ताकि तुम सभी लोगों को बाद में इसका कोई पछतावा ना रहे। और ये कहकर वो पागल साइंटिस्ट वहाँ पे अपने चाकू को बाहर निकालते हुए उससे अपनी जुबान के ऊपर फेरने लगा था। अब उस पागल साइंटिस्ट की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मिचू वहाँ पे उससे कहती है कि तुम वाकई पागल हो या बस पागलों जैसी बातें करते हो। और ये कहते कहते मिचू की नजर भी वहाँ पे उसी पपेट वॉरियर के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर मिचू वहाँ पे उस पागल साइंटिस्ट से कहती है तो ये है तुम्हारा वो वॉरियर है जिसको लेकर तुम इतने ज्यादा उड़ रहे हो, लेकिन तुम
तुम्हारा ये पपेट वॉरियर तो दिखने से बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा। जो सुनकर उस पागल डॉक्टर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, जबकि मिचू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, इसे तो अगर मैं मार्केट में सेल करने की भी कोशिश करती हूँ तो इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है कि कोई भी इसकी अच्छी कीमत नहीं देगा। अब अपने पपेट वॉरियर की बेइज्जती सुनकर तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस पागल साइंटिस्ट को वहाँ पे गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए मिचू से कहता है, इसकी ताकत के बारे में तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और ये कहकर वो पागल साइंटिस्ट अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके एक बॉक्स के अंदर रखे हुए हार्ट को अपने पास बुलाने लगा था और साथ ही साथ वहाँ पे कमीनी स्मेल करते हुए उन सभी से कहने लगा था, एक बार ये दिल इसकी बॉडी के अंदर लग गया तो उसके बाद देखना कैसे तुम सभी लोग अपने घुटनों पे आते हुए मुझसे रहम की भीख मांगते हो। और ये कहकर उस पागल साइंटिस्ट ने वो दिल वहाँ पे सीधा अपने डूम्सडे वॉरियर की बॉडी के अंदर लगा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो वॉरियर भी वहाँ पे जिंदा होने लगा था और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए उसने अचानक से वहाँ पे अपना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वो पागल साइंटिस्ट खुद भी वहाँ पे उड़ते हुए पीछे जा गिरा था। लेकिन ये देखकर तो वो उल्टा वहाँ पे परेशान होने की बजाय काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जबकि मिचू तो वहाँ पे उस डूम्सडे वॉरियर को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराती और वो चुपचाप वहाँ पे जाकर एक जगह के ऊपर बैठ जाती है, जो देखकर वो पपेट वॉरियर भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मिचू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि मिचू तो अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराती, क्योंकि उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हाउजियन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं होने देगा। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही वो पपेट वॉरियर वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो हाउजियन ने बीच में आकर वहाँ पे उसके अटैक के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे वहाँ पे रोक दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। लेकिन अभी तक भी उस पपेट वॉरियर ने वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी, क्योंकि वो एक पपेट था और उसने पीछे हटना सीखा ही नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि हाउजियन ने अचानक से वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते हुए पूरे के पूरे पपेट वॉरियर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते उसकी बॉडी वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जो देखकर मिचू वहाँ पे उस पपेट वॉरियर का मजाक उड़ाते हुए कहती है, इसकी तो सिर्फ शक्ल ही भद्दी नहीं थी बल्कि इसकी क्वालिटी तो उससे भी ज्यादा बेकार थी। जो देखकर तो वो पागल साइंटिस्ट वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमने वाकई मेरे पपेट वॉरियर को मार दिया? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने इस पपेट वॉरियर को इमोर्टल बनाया था, तो फिर भला ये खत्म कैसे हो सकता है? मेरे इतने सालों की मेहनत ऐसे ही बेकार चली गई। इसे बनाने के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की थी, पर तुमने सब एक ही झटके में खत्म कर दिया। जिस पे हाउजियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, क्या ये वाकई तुम्हारे लिए इतना ज्यादा कीमती था? अगर ये इतना ही ज्यादा कीमती था तो तुम्हें इसे संभाल के रखना चाहिए था ना। और इसी बीच हम देखते हैं कि चाओ फेंग को वहाँ पे एक और बॉक्स मिलता है जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। जो देखकर मिचू वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास बस इतने ही पैसे हैं? नहीं नहीं, ये पैसे तो मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है, मुझे थोड़े और पैसे चाहिए। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि हाउजियन ने वहाँ पे उसे हराते हुए उसका मुंह ही बंद कर दिया था। जो देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे आगे बढ़कर उसका फेस पकड़ते हुए उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास बस इतने ही पैसे थे? जिसपे वो पागल साइंटिस्ट भी जल्दी से वहाँ पे हाँ हाँ मैं अपना सर हिलाने लगा था। लेकिन मिचू को तो वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहती है, नहीं मुझे इसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, यहाँ पे जरूर से इसने कुछ कीमती टेस्ट को छुपा के रखा होगा। और ये कहकर मिचू खुद ही वहाँ पे आगे बढ़कर इधर उधर देखते हुए बॉक्सेस की तलाश करने लगी थी, जहाँ इसी तरह वहाँ पे ढूंढते हुए उसे एक बॉक्स भी दिखाई देता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे उस बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसके अंदर वहाँ पे दिमाग रखा हुआ था, जिसे देखकर मिचू वहाँ पे बुरा सबूत बनाते हुए जल्दी से बंद कर देती है। और जब वो वहाँ पे एक डोर को ओपन करके देखती है तो उसके अंदर उसे वहाँ पे एक पूरा पूरा बाजू दिखाई देता है और एक जार के अंदर तो उसे वहाँ पे एक आंख दिखाई देती है। जो देखकर मिचू गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उस पागल साइंटिस्ट से कहती है, ये सब क्या है? क्या तुमने अपनी लेबोरेटरी के अंदर बाजी कचरा इकट्ठा कर रखा है? अब मिचू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो पागल साइंटिस्ट वहाँ पे ऐसे तड़पने लगा था जैसे किसी ने वहाँ पे उसकी सोली चुरा ली हो। वो जल्दी से अपने घुटनों पे आकर किसी तरह से अपना मुंह खोलते हुए वहाँ पे मिचू से कहता है, खबरदार अगर तुमने यहाँ पे मेरी चीजों को हाथ भी लगाया तो ये सारी की सारी चीजें मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हैं। इन सारे ऑर्गन्स को मैंने डिफरेंट क्रीचर्स की बॉडी से इकट्ठा किया था, जिसमें मेरे हजारों सालों की मेहनत लगी हुई है। और इन सभी बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मैं इस दुनिया की सबसे परफेक्ट बॉडी बनाने वाला था। और ये कहकर उस पागल साइंटिस्ट ने दोबारा वहाँ पे पागलों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। जबकि वो लोग जिन्हें उसने वहाँ पे ट्रैप कर रखा था वो सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से डर के मारे घबराने लगे थे। जो देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है, ये जगह तो तुम्हारी शक्ल से भी ज्यादा घटिया है। और ये कहकर चाओ फेंग ने अचानक से वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए उस पागल साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। जो देखकर वो पागल साइंटिस्ट जल्दी से अपनी जगह पे उठकर उन चारों को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे इन ऑर्गन्स को खत्म करने की कोशिश भी की तो सिटी लॉर्ड तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उस पागल साइंटिस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंक्सू भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, वो तो ये सब तुम अपने सिटी लॉर्ड के लिए कर रहे थे, पर तुम्हारा सिटी लॉर्ड तुम तो ये सब करवा क्यों रहा था? जिसपे वो पागल साइंटिस्ट भी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि सिटी लॉर्ड को एक बहुत ही अजीब बीमारी है, जिसके चलते उनकी बॉडी का हर एक पार्ट धीरे धीरे उनका साथ छोड़ता जा रहा है। और अगर ऐसे ही
चलता रहा तो वो बहुत ही जल्द मर जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे उन्हें बचाने के लिए इन ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके उनके लिए एक ब्रांड न्यू बॉडी बना रहा था, जिसे मैं बाद में उनकी पुरानी बॉडी के साथ रिप्लेस कर देने वाला था। जिसपे मिचू वहाँ पे उसके पास आकर उसके फेस को थपथपाते हुए कहती है, मुझे तो अब तुम्हारी ऊपर तरस आ रहा है, बेवकूफ कहेंगे, जब तक तुम्हें कोई तुम्हारे काम के पैसे ना दे किसी के लिए कभी भी कोई काम मत करना। ये आज मैं तुम्हें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा रही हूँ, उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। जिसपे वो पागल साइंटिस्ट भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन मिचू वहाँ पे उससे कहती है कि सिर्फ समझना भी जरूरी नहीं है, और भी काफी सारी बातें हैं जो तुम धीरे धीरे खुद ही आगे जाकर सीख जाओगे, और अभी तो तुम्हारे पिटने की बारी है। तुम जानते हो मुझे हर एक बिजनेस सही लगता है, चाहे तुम किसी तरह से भी लोगों को लूट दे, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर तुम तो इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रहे हो और मुझे इस बिजनेस से सख्त नफरत है। और ये कहकर मिचू अचानक से ही वहाँ पे हाउजियन को वहाँ पे इसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है। अब मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हाउजियन भी वहाँ पे अपनी मॉक वाली फार्म में आके आता, और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपनी मॉक माचा सोल को भी बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद उसने वहाँ पे उस पागल साइंटिस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। और हाउजियन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि वो पागल साइंटिस्ट भी वहाँ पे दीवारों को तोड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।